Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss about synthetic analogues and biosynthesis of ethylene. इथाइलिन जिसको इथीन भी कहा जाता है, ठीक है। ये एक डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है विच हैज़ द फार्मूला C2H4, जिसको CH2 डबल बॉन्ड CH2 इस तरह से लिखा जाता है, जो कि डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है। उसके अलावा इट इज़ अ कलरलेस फ्लेमेबल गैस। ये वाहिद वो हार्मोन है जो कि गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, कलरलेस है, फ्लेमेबल गैस है, विद अ फेंट स्वीट एंड मस्की ओडोर व्हेन प्योर। और प्योर फॉर्म में इस गैस की जो ओडोर है या फ्रेगरेंस है वो स्वीट एंड मस्की, मस्की भी स्वीट के सेंस में आता है, मीठी खुशबू जैसे इसकी फ्रेगरेंस है। इट इज़ द सिंपलेस्ट अल्कीन, अ हाइड्रोकार्बन विद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स। अल्कीन वो ग्रुप होता है हाइड्रोकार्बन का जिनमें डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। अब ये जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर CH2 और CH2 के दरमियान डबल बॉन्ड है। ये C2H4 का ये फार्मूला है जिसे इथाइलिन या इथीन कहा जाता है, और ये बिलोंग करता है अल्कीन ग्रुप से। अल्कीन ग्रुप वो होता है जिसमें डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। जैसे हमने अभी बात की कि ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि गैसियस फॉर्म में अवेलेबल होता है। इट इज़ अ गैसियस हार्मोन विच स्टिमुलेट्स ट्रांसवर्स और आइसोडायमेट्रिक ग्रोथ बट रिटार्ड्स द लॉन्गिट्यूडनल वन। अब ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ मींस लेंथ वाइज जो ग्रोथ होती है उसको तो ये रिटार्ड करता है या इसको ये प्रमोट नहीं करता, जबकि जो ट्रांसवर्स ग्रोथ होती है, जो रेडियल ग्रोथ होती है, आइसोडायमेट्रिक ग्रोथ को ये प्रमोट करता है या स्टिमुलेट करता है। Cousins in 1910 found that ripe oranges produced a volatile substance that hastened ripening of unripe bananas nearby. एक साइंटिस्ट है कजिन्स, उसने देखा कि जो राइप ऑरेंजेस हैं, पके हुए जो माल्टे होते हैं, उनमें से कोई एक ऐसी वॉलेटाइल सब्सटेंस या कोई एक ऐसी गैस जो है रिलीज़ हो रही होती है, जो साथ में रखे बनानाज या इस तरह के फ्रूट्स अगर साथ में रखे हुए हैं जो कि अनराइप हैं, तो उनको वो राइपनिंग में हेल्प करती है। मींस ऑरेंजेस जो हैं वो राइप्ड हैं, ठीक है, और साथ में अनराइप बनानाज अगर रख दिए जाएं तो वो राइप हो जाते हैं बनानाज ड्यू टू द वॉलेटाइल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ऑरेंजेस। Gain in 1934 established that ethylene was natural product of ripening fruits and possibly stimulated fruit ripening. अब गेन ने ये कहा कि इथाइलिन जो है इट इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट ऑफ राइपनिंग फ्रूट्स, के जो फ्रूट्स राइप हो रहे होते हैं उनसे ये रिलीज़ होती है इथाइलिन, उन राइपनिंग फ्रूट्स का ये नेचुरल प्रोडक्ट है। एंड इट आल्सो स्टिमुलेट्स फ्रूट राइपनिंग, मींस इसका जो मेजर रोल है वो फ्रूट राइपनिंग के हवाले से देखा गया है कि ये फ्रूट की राइपनिंग को स्टिमुलेट करती है, और जो फ्रूट्स राइप हो रहे होते हैं उनसे ये इवॉल्व भी होती है। इथाइलिन एनालॉग्स एंड इथाइलिन एंटागोनिस्ट्स। एनालॉग्स में उसके जो सिंथेटिक फॉर्म्स हैं वो हम देखेंगे, और एंटागोनिस्ट जो इसके अपोजिट एक्ट करते हैं कंपाउंड्स, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ओनली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स olefins exert ethylene like biological activity. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनमें डबल बॉन्ड क्योंकि इनमें पाया जाता है तो ये अनसैचुरेटेड में आ जाते हैं, जो सिंगल बॉन्डेड हैं वो सैचुरेटेड होते हैं। तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनको ओलिफिन्स भी कहा जाता है। तो इस तरह के बाकी जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो भी इस तरह की एक्टिविटी रखते हैं जो कि इथाइलिन शो करता है। और उसके अलावा a compound with a double bond like ethylene is much more active than acetylene having a triple bond. ये भी देखा गया है कि इथाइलिन जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है उसकी एक्टिविटी को कंपेयर किया गया है एसिटाइलिन के साथ। एसिटाइलिन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, तो उसमें ये देखा गया कि जो इथाइलिन है इट इज़ मच मोर एक्टिव देन एसिटाइलिन। तो एक्टिविटी जो है इथाइलिन की वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एसिटाइलिन। The activity is related to the smaller molecular size. For example, propylene is less active than ethylene. अब ये जो इसकी एक्टिविटी है कि हम कहते हैं कि इथाइलिन इज़ मोर एक्टिव दैन द एसिटाइलिन विच इज़ अ ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड, तो ये रिलेट करती है टू इट्स मॉलिक्यूलर साइज। जैसा कि प्रोपाइलिन है, प्रोपाइलिन इज़ लेस एक्टिव दैन इथाइलिन। अब प्रोपाइलिन जो है उसका जो मॉलिक्यूलर साइज़ है वो इथाइलिन से साइज़ में बड़ा है। इथाइलिन का साइज़ जो है वो प्रोपेलिन से
छोटा है, जिसकी वजह से इथाइलिन जो है वो अपने मॉलिक्यूलर साइज़ की बेस पे वो अपनी एक्टिविटी के हिसाब से जो है वो ज़्यादा एक्टिव है। सब्स्टिट्यूएंट्स लाइक हेलोजन्स लोअर द एक्टिविटी एज इन विनाइल फ्लोराइड एंड विनाइल क्लोराइड। हेलोजन्स वाले जो सब्सटेंसेस हैं या कंपाउंड्स हैं जिनमें हेलोजन्स पाए जाते हैं, जैसे कि विनाइल फ्लोराइड है, इसमें फ्लोरीन हेलोजन है, विनाइल क्लोराइड में क्लोरीन जो है हेलोजन है। तो ये विनाइल फ्लोराइड और विनाइल क्लोराइड ये क्या करते हैं, ये भी इथाइलिन जैसी एक्टिविटी जो होती है उसको ये इनहिबिट करते हैं या कम करते हैं कि अगर ये मौजूद हों। उसके अलावा हमने देखना है कि इसके एंटागोनिस्ट्स कौन से हैं जो कि इसकी एक्टिविटी को अपोज करते हैं। तो there are two known antagonists that may be applied exogenously to inhibit ethylene action. इथाइलिन की एक्टिविटी को इनहिबिट करने के लिए भी ये एंटागोनिस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर नेचुरली भी अगर ये मौजूद हों तो ये इथाइलिन की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, जिसमें फर्स्ट वन है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्रिवेंट्स और डिलेज मैनी इथाइलिन रेस्पॉन्सेज व्हेन इथाइलिन कंसनट्रेशन इज़ लो। देखा गया है कि जब इथाइलिन की कंसनट्रेशन कम है तो उस सूरत में कार्बन डाइऑक्साइड इसका एंटागोनिस्ट जो है वो एक्ट करता है। मतलब अगर इथाइलिन ज़्यादा होगी तो फिर तो वो अपनी एक्टिविटी भरपूर जो है वो शो करेगी। इथाइलिन की कंसनट्रेशन जो ही कम होगी तो उसका जो एंटागोनिस्ट है वो डोमिनेंटली एक्ट करेगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसका एंटागोनिस्ट है, वो इसकी एक्टिविटी को अपोज करता है या इनहिबिट करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी की वजह से इथाइलिन अगर कम कंसनट्रेशन में है तो इथाइलिन की एक्टिविटी शो नहीं होगी या फिर डिले हो जाएगी। However, here carbon dioxide possibly acts as a competitive inhibitor of ethylene action by competing with ethylene for the binding site. अब कार्बन डाइऑक्साइड एक competitive inhibitor के तौर पे एक्ट कर रहा है कि जो उसकी बाइंडिंग साइट है इथाइलिन की उसको ये ऑक्यूपाई कर लेता है, जिसकी वजह से इथाइलिन अपनी एक्टिविटी शो नहीं कर पाता। High concentration of carbon dioxide delays the ripening action of ethylene, and this property is used commercially for the storage of fruits in carbon dioxide atmosphere. अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो हमने कहा कि इथाइलिन की एक्टिविटी कम होगी। अब इथाइलिन की जो मेजर एक्टिविटी जो उसका मेन रोल फ्रूट्स में है वो राइपनिंग के हवाले से है। अगर हाई कंसनट्रेशन है एटमॉस्फेयर में तो इथाइलिन अपनी राइपनिंग एक्टिविटी जो है वो शो नहीं करेगा, और ऐसे जो फ्रूट्स हैं वो ईज़िली स्टोर किए जा सकते हैं जिनको कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अवेलेबल हो एटमॉस्फेयर में। बल्कि जो स्टोरेज हाउसेस बनाए जाते हैं, वेयर हाउसेस बनाए जाते हैं फॉर स्टोरिंग द फ्रूट्स, उनमें भी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन को बढ़ा दिया जाता है ताकि उनमें रेस्पिरेशन का रेट कम हो और इथाइलिन जो है वो राइपनिंग प्रोसेस को डिले करे। क्योंकि अगर राइपनिंग जल्दी हो जाएगी तो वो फ्रूट जो है स्टोर नहीं हो पाएगा और वो राइप होने के बाद जो है कुछ दिनों में वो गल जाता है और ख़राब हो जाता है। तो राइपनिंग प्रोसेस को डिले करने के लिए स्टोरेज हाउसेस में जहाँ फ्रूट्स को स्टोर किया जाता है वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन को बढ़ा दिया जाता है। A more potent inhibitor than carbon dioxide is the silver ion, which is thought to block ethylene action by interfering with ethylene binding. जैसे हमने बात की कि दो इसके जो हैं वो पोटेंट इनहिबिटर्स हैं या एंटागोनिस्ट हैं, जिसमें फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा इनहिबिटर या इसका जो एंटागोनिस्ट है वो है सिल्वर आयन। सिल्वर आयन भी इथाइलिन एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। सिल्वर साल्ट्स अप्लाइड एज सिल्वर नाइट्रेट or as silver thiosulfate can be used commercially to prolong the vase life of cut flowers. अब सिल्वर आयंस जो हैं या सिल्वर साल्ट्स जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर थायोसल्फेट है, जैसे हमने कहा कि ये इथाइलिन की एक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं। अब इथाइलिन जो है जैसे कि हमने कहा कि ये फ्रूट की राइपनिंग को तेज़ करता है, उसी तरह से फ्लावर्स में भी उसकी जब वो बर्ड से अराइज़ होता है फ्लावर और वो ब्लूम करता है तो उसको भी उसके ब्लूमिंग को भी ये इंक्रीज़ करता है। तो इथाइलिन का जो एंटागोनिस्ट है सिल्वर आयन वो क्या करेगा, उस ब्लूमिंग को कम करेगा। तो इससे क्या होगा कि ये जो फ्लावर्स होते हैं कट फ्लावर्स, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ फ्लावर्स को कट करके रखा गया है, ये कंट्रोल है, मीन्स इसको किसी चीज़ के साथ ट्रीट नहीं कराया गया। तो कुछ दिनों के बाद ये फ्लावर्स जो हैं इस तरह से ये देखेंगे मुरझा जाते हैं और ये कोई अट्रैक्शन शो नहीं कर रहे। जबकि इसी तरह ये फ्लावर्स दिखाए गए हैं
इनको ट्रीटमेंट दिया गया था विद सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, ये कंट्रोल वाले थे, एक ही टाइम पे दोनों को जो है वो रखा है, इसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया। जबकि ये जो फ्लावर्स थे इनको सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट किया गया। तो सिल्वर नाइट्रेट ने क्या किया है, इथाइलिन की वो जो एक्टिविटी थी कि उसने इनके ब्लूमिंग पीरियड को इंक्रीज़ करना था, तो वो इनहिबिट हो जाती है। और ये सिल्वर नाइट्रेट क्या करता है, इसकी वॉज लाइफ को इंक्रीज़ करता है। और इस तरह के जो फ्लावर्स जो सेल किए जाते हैं या इंपोर्ट किए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो फ्रेश रहते हैं, हमें फ्रेश लग रहे होते हैं, वो इस वजह से कि उनको ट्रीट किया जाता है विद द सिल्वर आइंस। नेक्स्ट टॉपिक इज बायोसिंथेसिस ऑफ इथाइलिन। इथाइलिन इज नोन टू बी सिंथेसाइज्ड इन प्लांट टिश्यूज फ्रॉम द अमाइनो एसिड मिथियोनिन। प्लांट टिश्यूज़ में इसकी जो सिंथेसिस है वो मिथियोनिन अमाइनो एसिड से होती है। इसके अलावा अ नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड, एक ऐसा अमाइनो एसिड जो कि प्रोटीन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, वैसे तो अमाइनो एसिड्स मिलके प्रोटीन बनाते हैं ना, तो ये जो अमाइनो एसिड है जिसका नाम है 1-अमाइनो साइक्लोप्रोपेन 1-कार्बोक्सिलिक एसिड, एब्रीविएटेड फॉर्म में इसको ACC लिखते हैं। ये ACC जो है ये अमाइनो एसिड है, लेकिन ये नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड है। ये किसी प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होता, ये किसी प्रोटीन का स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट। अब ये ACC जो है अमाइनो एसिड, ये एक इंटरमीडिएट के तौर पे एक्ट करता है एंड आल्सो इमीडिएट प्रिकर्सर ऑफ इथाइलिन बायोसिंथेसिस। इथाइलिन बायोसिंथेसिस में ये इम्पॉर्टेंट प्रिकर्सर है। The two carbons of ethylene molecule are derived from carbon number 3 and carbon number 4 of methionine। क्योंकि मिथियोनिन से ये ACC जो है ये बाद में बनता है और उसके बाद सिंथेसिस होती है इथाइलिन की। तो इथाइलिन जो है इनिशियली हमने कहा कि उसका जो सबस्ट्रेट यूज़ होता है वो मिथियोनिन है। तो मिथियोनिन के कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 के जो कार्बन्स हैं ये इन्वॉल्व होते हैं इथाइलिन की सिंथेसिस में। इथाइलिन में क्योंकि 2 कार्बन होते हैं जो कि मिथियोनिन के कार्बन नंबर 3 और 4 से आते हैं। अब इसकी बायोसिंथेसिस में 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, एन एडिनोसिन ग्रुप, दैट इज़ एडिनिन प्लस राइबोस। एडिनोसिन किसे कहते हैं, जिसमें एडिनिन के साथ साथ राइबोस शुगर उसके साथ अटैच्ड होता है। इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मिथाइल थायोएडिनोसिन टू मिथियोनिन बाय ATP टू फॉर्म S-एडिनोसाइल मिथियोनिन एंड द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम सैम सिंथेटेज। इसको हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं कि होता क्या है। फर्स्ट स्टेप में ये रिएक्शन आप देखें इस साइकिल में यहाँ से स्टार्ट है, जहाँ लिखा हुआ है मिथाइल थायोएडिनोसिन MTA। अब ये फार्मूला है इसका, इसमें आप देखें कि मिथाइल ये CH3 जो है ये मिथाइल है, मिथाइल के बाद लिखा हुआ है थायो। थायो टर्म यूज़ होती है सल्फ़र के लिए। साथ में लिखा हुआ है एडिनोसिन। एडिनोसिन का हमने कहा कि ये क्या होता है, एडिनिन अलॉन्ग विद राइबोस शुगर। ठीक है, ये CH2 से यहाँ तक ये राइबोस शुगर है। ठीक है, ये 5 कॉर्नर रिंग स्ट्रक्चर जो है, और साथ में इधर एडिनिन अटैच्ड है। तो राइबोस शुगर अलॉन्ग विद एडिनिन इज कॉल्ड एडिनोसिन। तो ये क्या है, मिथाइल थायो एडिनोसिन MTA। अब होता क्या है कि फर्स्ट स्टेप में इस फर्स्ट स्टेप में ये जो MTA है इसका ये एडिनोसिन ग्रुप जो है इससे रिमूव होता है। पहले स्टेप में ये होता है कि एडिनिन रिमूव हो रहा है। ठीक है, मतलब पूरा एडिनोसिन नहीं हो रहा। इनिशियली फर्स्ट स्टेप में ये एडिनिन यहाँ पर देखें ये रिमूव हो रहा है। जब एडिनिन रिमूव हो जाता है तो बाकी जो प्रोडक्ट बचता है उसमें क्या है, मिथाइल थायोराइबोस। मिथाइल भी है, थायो भी है, और यहाँ पर अब सिर्फ राइबोस है क्योंकि एडिनिन जो है वो रिमूव हो गया है। तो MTA इट इज़ कन्वर्टेड इनटू MTR बाय रिमूविंग इट्स एडिनिन। ठीक है, अब ये जो MTR है सीरीज़ ऑफ रिएक्शन से गुजरता है। इसमें ऑक्सीडेशन दिखाई गई है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रिमूव कर देता है, और उसके बाद यहाँ पर दिखाया गया है मिथियोनिन। ठीक है, इसके बाद ये मिथियोनिन बनाता है। अब ये जो मिथियोनिन है ये हमने कहा कि एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिससे सिंथेसिस होती है इथाइलिन की, और इसमें आप देखें कि ये इसकी कार्बन COOH है, ये कार्बन पोजीशन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, साथ में सल्फ़र है और ये 5 कार्बन कंपाउंड बनता है। इसमें ये CH3 और S यहाँ पर जो है MTR में ये यहाँ से आता है, और बाकी इसमें जो 4 कार्बन कंपाउंड है ये कहा जाता है कि ये एडिनिन
सॉरी इसमें जो राइबोज होता है एटीपी में जो राइबोज होता है वहाँ से ये अराइज होता है। ठीक है, अब एटीपी से कैसे होता ये है कि ये मिथियोनिन जो है ये आगे कन्वर्ट होता है SAM सैम में, एस एडिनोसाइल मिथियोनिन में, विद द हेल्प ऑफ दिस एटीपी। इस स्टेप के लिए हमें एटीपी चाहिए होती है। अब एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट है। और ये बनती कैसे है? 3 फॉस्फेट तो हैं, साथ में क्या चाहिए? एडिनोसिन। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट है ना, तो एडिनोसिन कहाँ से आया? वो एडिनोसिन आया यहाँ से पहले एक एडिनिन रिमूव हुआ था ना, तो यहाँ पर सेकंड स्टेप में ये राइबोज शुगर जो है ये भी रिमूव हो जाता है। ये राइबोज जब रिमूव हो जाता है तो बाकी यहाँ पर मिथाइल थायो बच जाता है ना, CH3S। ये CH3S कहाँ गया? ये यहाँ चला गया मिथ्योनिन बनाने के लिए। ठीक है, अब एडिनिन भी रिमूव हो गया, राइबोज भी रिमूव हो गया। एडिनिन और राइबोज मिलके दोबारा एडिनोसिन बना लेंगे, और वो एडिनोसिन जो है 3 फॉस्फेट ग्रुप अपने साथ अटैच करके क्या बना लेगा? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अब वो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट इस रिएक्शन में इस्तेमाल होगा। ठीक है, इस तरह बहुत सारे एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट या ATP बन जाएंगे बाय यूजिंग द एडिनिन एंड राइबोज शुगर। ठीक है, ये आपस में मिलके पहले एडिनोसिन बनाएंगे और फिर ये 3 फॉस्फेट्स के साथ मिलके ATP बनाएंगे। तो ATP में हमने कहा 3 फॉस्फेट होते हैं, राइबोज होता है और एडिनिन होता है। तो उसका जो राइबोज होता है वहाँ से ये 4 कार्बन आते हैं, ये COOH कार्बन नंबर 1 2 3 4, ये जो हैं ये 4 ये राइबोज शुगर से आते हैं, और साथ में एक अमाइनो ग्रुप भी इसके साथ अटैच होता है। ये मिथियोनिन का फार्मूला है, और उसमें होता क्या है कि कुछ ATP इन्वॉल्व होते हैं फॉर कन्वर्टिंग दिस मिथियोनिन इनटू एस एडिनोसाइल मिथियोनिन। अब जब ये कन्वर्जन करते हैं तो होता क्या है कि ATP देखें डिसोसिएट हो रहा है फॉस्फेट ग्रुप्स में, पायरोफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, मतलब तीनों फॉस्फेट ग्रुप इसने रिमूव कर दिए हैं। तो बाकी इसके पास क्या रह जाएगा? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट है ना, तो ट्राईफॉस्फेट चले गए, बाकी एडिनोसिन बच गया। एडिनोसिन में हमने कहा एडिनिन और राइबोज शुगर होता है, वो कहाँ जाएगा? वो इस मिथियोनिन के देखें S जो है यहाँ पर, S के साथ यहाँ पर ये राइबोज शुगर और एडिनिन, मतलब एडिनोसिन अटैच हो जाएगा इस मिथियोनिन के सल्फ़र के साथ। तो अब ये कहलाएगा एस एडिनोसाइल मिथियोनिन, क्योंकि इस मिथियोनिन, ये पूरा मिथियोनिन का फार्मूला है ना, इसके सिर्फ S ग्रुप के साथ अटैचमेंट हुई है एडिनोसिन की, तो इसे कहेंगे एस एडिनोसाइल मिथियोनिन सैम। ठीक है, इन द सेकेंड स्टेप SAM is cleaved to form 1 amino cyclopropane 1 carboxylic acid and 5 methyl thioadenosine by the enzyme ACC synthase। अब यहाँ पर देखें कि सेकंड स्टेप में क्या होगा। फर्स्ट स्टेप में यही हुआ ना कि हमने कहा MTA से जो इसका एडिनिन था वो रिमूव हुआ और ये कन्वर्ट हो गया MTR में, और MTR में जब ये कन्वर्ट हुआ तो फिर यहाँ से इसका राइबोज शुगर भी इससे रिमूव हो जाता है। CH3S जो है ये चला जाता है मिथियोनिन की फॉर्मेशन में, और फिर यहाँ से हमने कहा कि ये दोनों मिल के एडिनिन और राइबोज मिल के एडिनोसिन बनाते हैं। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट ये बना लेते हैं फॉस्फेट के साथ अटैच होके। ठीक है, फिर इस ATP के कुछ राइबोज जो हैं अपने कार्बन देते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ दिस मिथियोनिन, तो ये पूरा कंप्लीट मिथियोनिन बन जाता है, एक अमाइनो ग्रुप भी इसमें है। और फिर बाकी जो ATP हैं ये इन्वॉल्व होते हैं फॉर कन्वर्जन ऑफ मिथियोनिन इनटू एस एडिनोसाइल मिथियोनिन। अब ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि ये SAM या एस एडिनोसाइल मिथियोनिन जो है ये कन्वर्ट होता है इनटू 2 प्रोडक्ट्स। पहला प्रोडक्ट है ACC और दूसरा यहाँ दिखा रहे हैं ना कि फर्स्ट प्रोडक्ट ये है, दूसरा प्रोडक्ट ये है MTR। अब यहाँ पर आप देखें कि होता क्या है कि यहाँ पर ये डिसोसिएट हो जाएगा, ये S और CH2 के दरमियान जो बॉन्ड है ना ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये CH3S, ये CH2 और ये सारा जो है एडिनोसिन ये अलग हो गया है, और ये अलग होके यहाँ पर देखें रिसाइकल्ड हो गया है। MTA इसने बना लिया है मिथाइल थायो एडिनोसिन, और बाकी जो बच गया है वो ये है CH2 CH NH2 COOH। तो ये जो है ये इस फॉर्म में हमारे पास आ रहा है ACC की फॉर्म में। ये आप देख सकते हैं कि ये COOH जो है यहाँ पर है, और ये कार्बन नंबर 1 जो है ये सेंटर में दिखाई गई है। ये NH2 जो है इसी कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच्ड है, COOH भी कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच्ड है। यहाँ पर ऐसे ही दिखाया गया कि सेंटर में ये कार्बन नंबर 1, इसके साथ NH2 भी है, COOH भी है। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर CH2 और CH2 है,
ठीक है, एक CH2 तो डायरेक्टली कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच्ड है और दूसरा CH2 यहाँ पर है। यहाँ पर ये क्या करेंगे, ये साइक्लिक फॉर्म में आ जाएंगे। ये CH2 भी डायरेक्टली कार्बन के साथ अटैच्ड हैं। मतलब ये चारों जो कंपाउंड्स हैं, CH2 यहाँ पर NH2, यहाँ COOH, ये सारे जो हैं इस सेंट्रल कार्बन के साथ अटैच्ड हैं और इन दोनों के दरमियान बॉन्ड है। अब ये देखें, ये जो है ये देखें, ये साइक्लिक फॉर्म में आ गया है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है 1 अमाइनो साइक्लोप्रोपेन। 1 अमाइनो किस लिए, कि कार्बन नंबर 1 के साथ अमाइनो है ना। 1 अमाइनो साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन किस लिए, कि ये 3 मॉलिक्यूल का, ये जो 3 कार्बन्स का जो ये जो मॉलिक्यूल बन रहा है, इसको प्रोपेन कहते हैं। और क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म में है तो इसको साइक्लोप्रोपेन कहते हैं। तो 1 अमाइनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड भी कार्बन नंबर 1 के साथ है ना, तो ये ACC या 1 अमाइनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है। ये हमारे पास आया है और साथ में MTA जो है ये रिसाइकल हुआ है। और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो है ACC सिंथेज, क्योंकि ये सिंथेसिस कर रहा है ACC की। तो ये जो है ये सेकेंड स्टेप है। सिंथेसिस ऑफ ACC इज़ रेट लिमिटिंग स्टेप इन इथाइलिन बायोसिंथेसिस इन प्लांट टिश्यू। ये जो सिंथेसिस है ACC की, यही रेट लिमिटिंग स्टेप है कि यहाँ पर सिंथेसिस अगर ACC की ज़्यादा होगी तो इथाइलिन प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी, अगर ACC की सिंथेसिस कम होगी तो इथाइलिन प्रोडक्शन भी आगे कम होगी। अगर एक्सोजीनियसली ACC खुद से सप्लाई किया जाए तो हम इथाइलिन की प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं प्लांट टिश्यूज़ में। थर्ड स्टेप जो है इसमें वो क्या है, द थर्ड एंड द लास्ट स्टेप ऑफ इथाइलिन बायोसिंथेसिस इज ACC इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द एंजाइम ACC ऑक्सीडेज टू फॉर्म इथाइलिन। अब ACC हमारे पास आ गया ना, तो ये जो ACC या 1 अमाइनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, इसकी हो रही है ऑक्सीडेशन और इसमें जो एंजाइम है वो है ACC ऑक्सीडेज। और ऑक्सीडेशन के बाद हमारे पास ये देखें, ये जो CH2 और ये CH2 है, ये डबल बॉन्ड बना के यहाँ पर रिलीज़ हो रहे हैं इथाइलिन की फॉर्म में। ठीक है, तो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट आ रहा है, हमने कहा था ना कि ये इथाइलिन के जो 2 कार्बन होते हैं ये अराइज होते हैं फ्रॉम द कार्बन नंबर 3 and 4 ऑफ मिथ्योनिन। तो ये जो कार्बन्स थे, ये और ये यहाँ पर आप देखें तो ये 2 हैं। ठीक है, ये अगर देखें 1 2 3 4, तो 3 और 4 कार्बन नंबर जो हैं इनसे हम कह रहे हैं, जो यहाँ पर मौजूद है, इनसे सिंथेसिस हो रही है इथाइलिन की। 2 मॉलिक्यूल्स 1 ईच ऑफ HCN एंड वाटर आर एलिमिनेटेड। इसी स्टेप में HCN भी रिमूव होगा और ACC में से और वाटर भी एलिमिनेट होगा। ACC ऑक्सीडेज एक्टिविटी कैन बी रेट लिमिटिंग स्टेप इन इथाइलिन बायोसिंथेसिस इन प्लांट टिश्यूज विच शो हाई रेट ऑफ इथाइलिन प्रोडक्शन सच एज राइपनिंग फ्रूट। अगर ACC ऑक्सीडेज जो है वो मौजूद है तो इसकी कन्वर्जन जल्दी होगी। ACC जो है वो ऑक्सीडाइज होकर इथाइलिन बनाएगा और राइपनिंग फ्रूट में जो है ये उसकी राइपनिंग प्रोसेस को इंक्रीज़ करेंगे। द एंजाइम ACC ऑक्सीडेज रिक्वायर्स फेरस आयन Fe2 पॉजिटिव दिखाया गया एंड एस्कॉर्बेट एज कोफैक्टर्स। अब ये जो एंजाइम है ACC ऑक्सीडेज, इसके लिए 2 कोफैक्टर्स चाहिए होते हैं इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए। एक उसमें है फेरस आयन और दूसरा है एस्कॉर्बेट। दीज आर द कोफैक्टर्स ऑफ ACC ऑक्सीडेज एंजाइम। तो यहाँ पर इसकी सिंथेसिस जो है ये कंप्लीट हुई, इथाइलिन प्रोडक्शन हुई और साथ में ये हमारे पास रिसाइकल हो जाता है MTA, जो दोबारा फिर इन्वॉल्व होता है इस साइकिल में। अब इस साइकिल को कहा जाता है यांग साइकिल, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इनिशियली इसको स्टडी किया उसका नाम यांग था। देयर इज़ ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्री मिथ्योनिन विच इज़ अ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड इन प्लांट टिश्यूज़। दूसरी बात यह कि मिथ्योनिन फ्री अमाउंट में बहुत कम पाया जाता है। ये एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो कि सल्फर कंटेनिंग है अमाइनो एसिड है। और therefore to sustain normal rate of ethylene biosynthesis, the sulfur released during ethylene biosynthesis is recycled to methionine again through methionine cycle और Yang cycle। ये बायोसिंथेसिस ऑफ इथाइलिन का जो हमने ये साइकिल पढ़ा है इसे मिथ्योनिन साइकिल भी कहते हैं या फिर साइंटिस्ट के नाम की बेस पे यांग साइकिल कहते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो सल्फ़र रिलीज़ होती है इथाइलिन बायोसिंथेसिस में, ये दोबारा रीसाइकल होती है ताकि अगेन एंड अगेन मिथ्योनिन को ये रीसाइकल करके उसको सिंथेसाइज करते रहें, क्योंकि फ्री अमाउंट में हमने कहा कि मिथ्योनिन जो है वो कम अवेलेबल होता है प्लांट टिश्यू में। तो इसी साइकिल के ज़रिए उसकी जो है रीसिंथेसिस होती रहती है मिथ्योनिन की, जिससे फिर आगे इथाइलिन की सिंथेसिस होती है। द CH3S ग्रुप
जिसको हमने कहा मिथाइल थायो कहा जाता है। दिस ग्रुप रीअपेयर्ड इन मिथ्योनिन एज अ यूनिट। द रिमेनिंग 4 कार्बन एटम्स ऑफ मिथ्योनिन आर सप्लाइड फ्रॉम राइबोज मोइटी ऑफ ATP विच वाज ओरिजिनली यूज्ड टू फॉर्म सैम। ये हम पहले भी जिक्र कर चुके कि ये जो CH3S है यहाँ से ये चला जाता है इस मिथ्योनिन के पास, और बाकी मिथ्योनिन के जो 4 कार्बन हैं वो कहाँ से आते हैं, वो हमने कहा था कि ये जो राइबोज और एडिनिन मिल के एडिनोसिन बना लेते हैं और फिर वो ATP बना लेता है। तो उस ATP के राइबोज में से ये 4 कार्बन जो हैं ये इसमें आके मिथ्योनिन की सिंथेसिस करते हैं। फैक्टर स्टिमुलेटिंग इथाइलिन बायोसिंथेसिस। Ethylene biosynthesis is known to be stimulated by a number of factors such as IAA, इंडोलिस्टिक एसिड, साइटोकाइनिन्स, फ्रूट राइपनिंग, स्ट्रेस कंडीशंस जिसमें ड्राउट है, फ्लडिंग, चिलिंग, एक्सपोजर टू ओजोन एट्सेट्रा एंड मैकेनिकल बॉन्डिंग। ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जो कि स्टिमुलेट करते हैं इथाइलिन की बायोसिंथेसिस को, मतलब इंडोलिस्टिक एसिड या साइटोकाइनिन की प्रेजेंस हो, उसके अलावा फ्रूट राइपनिंग स्टेज हो, अगर स्ट्रेस कंडीशन हो जिसमें ड्राउट, फ्लडिंग, चिलिंग, एक्सपोजर टू ओजोन है, या फिर मैकेनिकल बॉन्डिंग हो जाए, इंजरी हो जाए प्लांट की, तो उस सूरत में ये इथाइलिन की बायोसिंथेसिस को इंक्रीज़ करते हैं। इन ऑल दीज केसेस इथाइलिन बायोसिंथेसिस इज स्टिमुलेटेड बाय इंडक्शन ऑफ ACC सिंथेज। और उसके अलावा ये जो एंजाइम है ACC सिंथेज जो कि इन्वॉल्व होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ACC, उसको भी ये इंड्यूस करते हैं ये फैक्टर्स, ताकि वो अपनी एक्टिविटी शो करे। इन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स इथाइलिन इटसेल्फ प्रोमोट्स बायोसिंथेसिस ऑफ इथाइलिन बाय ऑटोकैटालाइसिस। उसके अलावा जो क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स हैं उनमें इथाइलिन की जो सिंथेसिस है वो ऑटोकैटालाइसिस के ज़रिए अगेन एंड अगेन होती रहती है कि इथाइलिन की सिंथेसिस उनमें ख़ुद से इथाइलिन कैटालाइज हो गया और उसके बाद अगेन फिर उसकी सिंथेसिस होती है। अब क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स कौन से होते हैं जिनमें इथाइलिन की सिंथेसिस जो है बार बार होती रहती है ऑटो कैटालाइसिस के ज़रिए? इसमें हम देख लेते हैं कि 2 तरह के फ्रूट्स होते हैं इस हवाले से, रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़ के हवाले से, क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स या फिर दूसरे नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स। क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स सिंपल अगर मैं आपको बताऊँ तो वो फ्रूट्स होते हैं जिनको हम फुली राइपेंड फॉर्म में प्लक नहीं करते, दरख्त से नहीं उतारते। जैसे कि एप्पल है, बनाना है, मैंगो है, ये थोड़े से कच्चे होते हैं, थोड़े से अनराइप्ड होते हैं, तो हम इनको जो है प्लक कर लेते हैं और उसके बाद इनकी राइपनिंग हो जाती है, ठीक है। और अगर हम इनको राइप होने के बाद इनको उतारते हैं तो उस सूरत में क्या होगा कि ये इनकी जो क्वालिटी है वो कुछ दिनों तक बरकरार रहेगी और उसके बाद ये गलना शुरू हो जाएंगे। जबकि नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स वो होते हैं जिनमें आप ये एग्जांपल्स देख रहे हैं, लेमन, ग्रेप्स, ऑरेंजेस वगैरह, जिनको हम फुली राइप्ड फॉर्म में ही इनको प्लग करते हैं। क्योंकि अगर हम इनको अनराइप्ड फॉर्म में प्लग कर लें, जैसे ग्रेप्स हैं, ऑरेंजेस हैं, इनको अगर ये थोड़े थोड़े कच्चे हों हम इनको उतार लें दरख्तों से, तो उसके बाद ये राइप नहीं होते, ये उसी तरह से ही खट्टे और उस तरह से ग्रीन ही रहते हैं, ये राइप नहीं होते, क्योंकि इनमें इथाइलिन की जो सिंथेसिस है वो नहीं होती बाय ऑटोकैटालाइसिस। जबकि क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स में इथाइलिन की सिंथेसिस होती रहती है, वो इथाइलिन को इवॉल्व करते रहते हैं। इथाइलिन की सिंथेसिस होने की वजह से ये बाद में राइपनिंग जो है वो कर लेते हैं। जबकि नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स में क्योंकि इथाइलिन की इस तरह से सिंथेसिस नहीं होती तो वो बाद में राइप नहीं होते। इनहिबिटर्स ऑफ इथाइलिन बायोसिंथेसिस, 2 इसके पोटेंट इनहिबिटर्स बताए गए हैं जो कि इथाइलिन बायोसिंथेसिस को जो है इनहिबिट करते हैं। फर्स्ट इसमें है AVG जिसको एमाइनो इथोक्सी विनाइल ग्लाइसिन कहा जाता है, और दूसरा है AOE, एमाइनो ऑक्सी एसिटिक एसिड। ये दोनों क्या करते हैं? ब्लॉक द कन्वर्जन ऑफ SAM टू ACC, ठीक है। सैम से कन्वर्जन जब होती है ACC की तो उसको ये ब्लॉक करते हैं। उसके अलावा कोबाल्ट आइंस आर आल्सो नोन टू इनहिबिट इथाइलिन बायोसिंथेसिस बाय ब्लॉकिंग द कन्वर्जन ऑफ ACC टू इथाइलिन बाय ACC ऑक्सीडेज। कोबाल्ट आइंस कहाँ पर इनहिबिट करते हैं इसकी सिंथेसिस को? जब ACC कन्वर्ट होता है टू इथाइलिन बाय द एंजाइम ACC ऑक्सीडेज, जो लास्ट स्टेप है वहाँ पर ये इनहिबिट करते हैं इथाइलिन की बायोसिंथेसिस को। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।